का क्वेश्चन ये बनेगा मेरे स्कूल के चोचला मत देखो। हाँ? ये पीछे तो और मत देखो क्या क्या तो लिखा होगा। देखो ये याद तुमको होना चाहिए, देखो बताता हूँ। ये अब यहाँ पर ये चीज याद करनी पड़ेगी बेटा कि 4 नाम है 5 तो कंफ्यूजन करेंगे। देखो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड और डेप्रिसिएशन। एक्रूड को ही अर्न बोल रहे हैं, इसको अनअर्न बोल रहे हैं। अब तुमको ये मिला अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना। चाहे तो इसको आप बढ़िया आप इसी तरह से नोट कर लेना। ठीक, अब ध्यान से समझना। अब आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखा होता है? एसेट्स में कि लायबिलिटी में? लायबिलिटी में। यहाँ एक नया हेड जुड़ेगा, आउटस्टैंडिंग जो क्या हो जाएगा? प्लस, और कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस, क्योंकि खर्चा है, यानी इसका इफेक्ट इधर नहीं हुआ। बात समझ में आई? अब प्रीपेड कहाँ होता है? प्रीपेड होता है एसेट में। तो यहाँ हो गया प्रीपेड में प्लस, और दोनों एक ही साइड है ना। प्रीपेड एडवांस में चुका दिया तो कैश घट गई होगी ना, और प्रीपेड लिख दिया, ठीक। अब इसी का उल्टा अर्न है, देखो ध्यान से। एक्रूड कहाँ होता है? इधर, यानी वो इनकम जो अभी मिली नहीं है पर इनकम हो गई, यानी यहाँ हुआ प्लस एक्रूड में, और हमारी इनकम है इसलिए एसेट्स में भी क्या हो गया? सॉरी कैपिटल में क्या हो गया? क्योंकि इनकम है तो प्लस होती है, खर्चा होता तो माइनस होती। अब अनएक्रूड यानी वो पैसा तो पहले से मिल गया, तो पहले से मिला यानी कैश तो बढ़ गई, और अनएक्रूड कहाँ होता है? लायबिलिटी में। तो एक आइटम इधर मिल रहा है, एक आइटम इधर मिल रहा है, तो इधर प्लस हुआ तो ये भी प्लस हो, और पल्ले पड़ी। अब डेप्रिसिएशन तो एसेट से क्या हुआ? माइनस, और कैपिटल से माइनस। डेप्रिसिएशन में आप कैश थोड़ी देते हो। तुम बाइक खरीद के लाए, उसकी कीमत 4000 घट गई, अगले साल डेप्रिसिएशन हो गया तो 4000 जाके दुकानदार को फिर दे आते हो। वो 4000 निकाल के अलग रख लेते हो, ये मानते हो कि हमारी पूंजी घट गई, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई कैसे करना है? तो आप इसको रख करके क्वेश्चन करना सामने, है ना। जिसमें भी एक्रूड मिलेगा, अनएक्रूड मिलेगा, प्रीपेड मिलेगा, अनएक्रूड मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो ऐसे करना है। लिखा अनएक्रूड रेंट, तो अनएक्रूड कहाँ आया? इधर और इधर, तो पता होना चाहिए कैश में प्लस होगा, इधर प्लस होगा। आया प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट कहाँ लिखना है? एसेट में लिखना है प्रीपेड, और कैश से घटाना है, तो यहाँ प्लस यहाँ घटाना है। सामने रखे तो ना यार, इतनी बार नकल करो कि वो नकल करने की जरूरत ही पड़ती है ना। लेकिन वो नकल पढ़ाई में, एग्जाम वाली नकल नहीं कि इतनी बार नकल करेगी पकड़ा गया। मैं बोली चलो बाहर, हम नकल वहां कर रहे हैं कि इतनी बार हमने देख देख की। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तुम ही लोगों ने अभी भी सेट किया है। 150 आइटम थे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के, हो गए ना याद? कैसे याद हो गए? बार बार देख रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे, तो बार बार दिमाग में जा रहा था। जब बार बार कोई चीज हम सुनते हैं या बार बार कोई चीज हम देखते हैं, दिमाग में वो सेट, ठीक है। अब एक चीज और तुम लोगों को क्लियर हो रही है, मैं क्यों स्टार्टिंग में बोलता था कि ये वाला चैप्टर मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक ये ना समझ में आएगा कि कौन किस में जाता है,
तब तक इस चैप्टर समझे में ना आएगा, खाली रटोगे भर, एग्जैक्ट समझ में नहीं जाएगी बात कि यहाँ पे ये क्यों आया भैया, बिल्डिंग को एसेट्स क्यों कहते हैं। जब वहां पे बार बार जब लिखोगे बिल्डिंग एसेट्स बिल्डिंग एसेट्स बिल्डिंग एसेट्स तो रट जाएगा, हाँ बिल्डिंग एसेट्स है। समझ में है? इसको नोट कर रहे हो, नोट करो फिर अपन आगे अगले टॉपिक पे चलें। अकाउंट दोनों में लेके चलना है, बिजनेस करने आएंगे 15 मिनट अकाउंट तो पढ़ो। अपन कहाँ पढ़ चुके थे, वाउचर पढ़ गए थे, है ना? वाउचर का ये था, नहीं वाउचर हो गया। डबल एंट्री सिस्टम में भी अपन ने पढ़ा था ना? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा, चलो अभी पढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लो फटाफट, फिर इसको पढ़ते हैं। देखो डन। अभी शुरू कर रहा है तू, है? अरे देवता, जब लोगों की ट्रेन जबलपुर पहुंच जाती तब तेरा इंजन स्टार्ट हो। नोट करते रहना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, थ्योरी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले तो पता होगा। अपन ने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में, क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और इंडियन सिस्टम अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम को क्या बताया था? ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट या हर ट्रांजैक्शन को 2 तरफ लिखा जाता है। डबल 2 बार, एंट्री मतलब लिखना, सिस्टम मतलब मेथड। ऐसा मेथड जिसमें हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखा जाता है या 2 तरफ लिखा जाता है, उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। बन जाएगा? कोशिश करा करो जो अपन थ्योरी पढ़े उस थ्योरी को अपने ओन वर्ड में घर में रफ में लिखो, क्योंकि एक बार अगर लिख दोगे ना, एक बार यहाँ सुने एक बार लिखे, जरूरत पड़ी अगले दिन वीडियो अपलोड हो जाता है, वीडियो से एक बार रिवाइज कर ली, सुन लिए दोबारा वही चीज, तो आपके दिमाग में वो चीज लंबे समय तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो रहे। अगला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बताओ? हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एडवांटेज, इसी को जरूरत, हाँ ये भी कह सकते हैं। जनरली मिला नहीं है, पर एक्चुअल में देखो होती वही चीज है, सेंटेंस को थोड़ा घुमाना पड़ता है। इसके नाम से नहीं मिलता क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस को हम घुमा देते हैं तो वही चीज हमारी ऑब्जेक्टिव भी बन भाई। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कोचिंग, अच्छे नंबर लाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग, अच्छे नंबर आते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कोचिंग समझना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग समझ में आने लगता है। चीज वही है, लिखने का तरीका पता नहीं, तो वो हमको घुमाते आना चाहिए। समझ में आ रही बात? सामान वही होता है, एक सेल्समैन बेच आता है, दूसरा सेल्समैन नहीं बेच पाता, खाली जुबान का खेल है ना? वो एक आर्ट है, वो सीखना पड़ता है। और सीखेंगे कैसे? जब करोगे तो सीखोगे। 4 बार धक्के खाओगे तो समझ में आएगा ना, इस तरीके से नहीं बिकता। फिर देखोगे वो कैसे बेचा, अच्छा ये बोला तो बिक गया, तुम भी बोल के देखोगे ना बिकेगा, दोबारा बोल के देखो ना बिकेगा, दोबारा बोल के देखो बिक जाएगा। तो उससे अच्छा बोल, तरीका वही है, बार बार रिपीटिशन करना। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या लिखा है? अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से बन रहा है, जो डेफिनेशन थी।
डबल इंटरेस्ट डबल इंटरेस्ट। दो अकाउंट में असर पड़ेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स टू अकाउंट अफेक्टेड टू काउंट दो अकाउंट पे अफेक्टेड, दो अकाउंट में फर्क पड़ेगा। इन डबल इंटरेस्ट सिस्टम एट लीस्ट टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फ्रॉम राम या परचेज गुड्स इन कैश। What entry we should pass? Purchase account here to cash. It means purchase and cash, two accounts are affected. दो अकाउंट में फर्क पड़ रहा है। परचेज की वजह से गुड्स बढ़ रहा है और कैश घट रहा है। रेंट पेड, रेंट अकाउंट दिया टू कैश, एक तो खर्चा हुआ, कैश घट गई, दो जगह फर्क पड़ा। अपना से एग्जांपल बना दो, कोई भी एग्जांपल जो उस समय याद आए। न याद आए तो एग्जाम में जनरल वाला क्वेश्चन तो रहेगा ना, उसे छोटा बता दो, काम हो गया। दूसरा क्या लिखा देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ अपोजिट साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एग्जांपल वही, current account due to cash, one is recorded in debit side and another is recorded in credit side, because in double system there are two sides, one is called debit and another is called credit। ठीक। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल अमाउंट ऑन बोथ साइड्स, इक्वल अमाउंट, दोनों तरफ सेम अमाउंट लिखते हैं, जितना दिया का टोटल है उतना सीआर का टोटल होना चाहिए। तीसरा, चौथा मीटिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, मीटिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसको याद रखो, मैचिंग, मैच होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए। तो याद करो, हर जर्नल एंट्री की अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाते हो तो डीआरओ सॉरी एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल इक्वल आता है ना नीचे हर स्टेप पर, तो मैच होता है। चार ही होंगे, पांच हैं। साइंटिफिक सिस्टम मतलब साइंस क्या है, इसके जो रूल्स रेगुलेशन मेथड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इट इज एक्सेप्ट होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम। साइंस क्या होता है बताया था, वो मेथड, वो रूल, वो रेगुलेशन जिसको सारी दुनिया एज इट इज माने, वो है साइंस। एग्जाम्पल, लॉ ऑफ ग्रेविटी सब मानते, एवरी एक्शन इज अ इक्वल रिएक्शन, है ना। उसके लिए पेंडुलम वाला एग्जांपल दिया जाता है ना, जो जिस फोर्स से इधर जाएगा वो उसी फोर्स से वापस आएगा। हम घर आएंगे हम झापड़ मारेंगे, कम से कम इक्वल रिएक्शन तो होगा। दो मारने वो अलग बात है, पर उस तरफ से ज्यादा फोर्स लग गया वो अलग हो जाएगा, है ना। तो वो डबल एंट्री सिस्टम में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारी जर्नल एंट्री से निकलेंगे। तो जर्नल एंट्री में क्या होता है, दो अकाउंट होते हैं, दो अपोजिट अकाउंट होते हैं, दो इक्वल अमाउंट होता है और दोनों मैच करते हैं, और वो साइंटिफिक सिस्टम। तो जर्नल एंट्री का जो कॉलम है, डब्बा बने, वही है लिखा है, बस अपने तरीके से। तो हम इसको जैसे याद करते थे, दो अकाउंट, दो साइड, सेम अमाउंट, मैच करते हैं। दो अकाउंट, दो साइड, सेम अमाउंट, मैच करते, याद हो जाएगा। और दो अकाउंट है, दो साइड है, सेम अमाउंट लिखते हैं, दोनों सेम होता है। तो याद ना भी रहेगा हमको, तो 4 नंबर में आना है ना, तो 4 पॉइंट लिख लीजिए, काम तो हो गया ना अपना। दो नाम, दो तरफ, सेम अमाउंट, मैच करना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी दूसरी बुक उठाओगे यही चीज दूसरे शब्दों में लिखी, जब बुक नहीं है, मैं दिखाता नहीं तुमको। हर बुक में कंटेंट, अब उसी की बुक तो हमारे पास रहती है, सेम चीज दूसरी बुक दूसरे तरीके से लिखी होती है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट मालूम क्या है, मैं तुम्हारे अंदर आदत क्या डाल रहा हूँ, दिमाग में एक प्रोग्राम डालना है कि तुम्हारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर ले
कि मैं अपने से पॉइंट बना के लिखूंगा तो सही होगा। 11th में ठीक है बुक का लिख तो चलेगा, 12th में निस्पीकर होकर के, क्योंकि जब मैं 12th में आपको कॉपियां भेजूंगा टॉपर्स की पुरानी, तो उसमें जो पॉइंट लिखूंगा ना तुम्हारे बुक से मिलेंगे, क्योंकि एमपी में नहीं पूरे इंडिया में 50 राइटर है इस किताब के जो 11वीं की बुक लिखे हुए, तो सब तो कहीं ना कहीं चल रहे हैं ना। तो कौन सा बंदा किस किताब से पढ़ के कहाँ लिख रहा है कौन जाने। इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज लिंक होनी चाहिए जो आप बता रहे हो उससे। तो डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो नाम, दो साइड, सेम अमाउंट मैच करेंगे, है ना। तो साइंटिफिक मेथड है, आर्ट है, वो आप फेंकते रहो। डन। चलिए अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखना वही मिलेगा जो अभी पढ़े हो ना, वही मिलेगा। कहाँ लिखा है, recording the transactions and please opposite side. है मैंने, यानी अगर अपन यहाँ एक चीज और लिख दें प्रिंसिपल हो जाए Principal. तो वो भी सेम है। अब एक कॉमन सेंस है यार, एग्जाम में अगर आएगा तो सामने वाला इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन देगा, तो चाहे वो ये दे चाहे वो ये दे, हमें लिखना यही। किसी से बनेगा तो दोनों बन जाएगा एक क्वेश्चन। इसीलिए कई बार बोल देते हैं कॉलेज वाले जब पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ा देते हैं, मालूम क्या बोल देते हैं, मास्टर कुछ पूछे हम तो वही लिखा जो हमसे बना, मास्टर कुछ भी बोले मास्टर कुछ भी पूछे हम तो वही लिखेंगे जो हमसे बनता है। बस उससे लिंक होना चाहिए, मैच करना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वो उस टॉपिक को प्रूफ करता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्या है डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री करने का, कि कम से कम 2 अकाउंट होंगे, 2 साइड होंगी, 2 साइड होंगी। ऐसा नहीं हो सकता राम अकाउंट दिया श्याम अकाउंट दिया, खत्म। एक डीआर होगा तो दूसरा होगा, और दोनों तरफ सेम अमाउंट होंगी, दोनों अमाउंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि $1000 $1000 रुपया, बोले सेम अमाउंट है 1000 महाराज, वो डॉलर है वो रुपया है, मैच नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा मैच होना चाहिए, चलेगा। तो प्रिंसिपल वही हो गया। अगला क्या लिखा है बताओ, इसके एडवांटेज क्या है। तो जो बुक कीपिंग के एडवांटेज थे, अकाउंटिंग के एडवांटेज थे, कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं बताओ। पहला प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, एसेट्स जानना है, लायबिलिटी जाननी है, डेटर जानना है, क्रेडिटर जानना है, इनकम जाननी है, खर्चे जानने हैं, अब बोलो फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स करना है। तो वही पॉइंट ढूंढो ढूंढो ढूंढो, लिखे वही होंगे, घुमा के लिखे होंगे। क्या लिखा है, बिजनेस नोइंग द बिजनेस रिजल्ट, बिजनेस का रिजल्ट क्या कहलाता है, रिजल्ट बिजनेस का क्या हुआ, मैं बोले तुम इतने दिन धंधा कर रहे हो कहाँ चल रहा है, बोले प्रॉफिट है, इतने दिन से तुम नौकरी पे जा रहे हो कहाँ रिजल्ट निकला, बोले तनख्वाह है, ये देखो 5000 ज्यादा नहीं, तो रिजल्ट होना चाहिए ना, तो उसको लिख दिया रिजल्ट। दूसरा क्या लिखा है, फुल डिस्क्लोजर का मतलब सब कुछ पता चलना चाहिए, तो हमने उसको पॉइंट में बांट दिया, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। फुल डिस्क्लोजर मतलब सब कुछ पब्लिक के सामने ओपन, छुपा के रखोगे या छुपा के बिजनेस करोगे तो गड़बड़ है। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो अपना घर में बैग ले जाके इसे फेंक दोगे ना, जब हमको मालूम है हमारे बैग में कुछ गलत सलत है नहीं तो मम्मी चेकअप करेगी तो कहाँ मिलेगा, लेकिन अगर कुछ गलत आइटम रखा है अच्छे से रखोगे, जब बैग ज्यादा चपका के घूम रहे हो तो शक तो होगा। तो अगर तुम अपने बिजनेस के अकाउंट में किसी को खाता भाई देखने नहीं दे रहे हो तो पंगा है, कुछ गलत सर लिखा है और बोल रहे पढ़ लेना भाई, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं जो पता चल जाए तो बवाल हो।
बात समझ में आ रही है भाई? जैसे कहीं कोई दंगा हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट आई, अगर रिपोर्ट सही है तो पब्लिक में आ जाएगी, पढ़ लो भाई, जो है वो ये है, किसने कहा क्या किया। लेकिन अगर उसमें तुमने कहीं कुछ गोल मोल करके किसी को जबरदस्ती फंसाया हुआ तो तुम क्या करोगे? रिपोर्ट को छिपाने की कोशिश करो। क्या अगर ये खुल गया तो सामने वाला पावरफुल चढ़ बैठेगा, तो उसका नाम कैसे आ गया? बात समझ में आ गई? लेकिन अगर तुम्हारी जांच रिपोर्ट सही है तो उसको ओपन कर सकते। चलिए आगे क्या है? नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहीं लिखा था मैंने? कैपिटल नहीं लिखा। फाइनेंशियल पोजीशन, यस सर। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग थी। ठीक है ना? और क्या है? साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है ना? और क्या एडवांटेज है? एनालिसिस है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, एडजस्टमेंट होता है, फ्रॉड का पता चलता है, बिजनेस को कंट्रोल में रख सकते हैं, लीगली रिकॉग्नाइज मतलब कानूनी मान्यता हमारे बिजनेस को मिल जाएगी। और अदर एडवांटेज, तो ये वो एडवांटेज है कि अगर आप अकाउंट मेंटेन करोगे और ये पॉइंट नहीं भी रहते हैं यार, तो ये लिख दोगे तो भी चलेगा। अच्छा से कितना कितने नंबर? अब डिपेंड करता है ना कितने नंबर में आया है। सर 4 नंबर। 2 नंबर में कितना लिखना होता है? सब पॉइंट लिख देंगे बस। 2 नंबर में कितने पॉइंट, कितने कितने शब्द होता है? 30। एक लाइन 30 शब्द। 3 नंबर में 3 नंबर में 75। 60 से 75। 4 नंबर 120 120 से 150। ठीक, ये शब्द लिमिट है। तो अब सोच के देखो 4 नंबर में आया तो तुम 4 तो पॉइंट लिख दोगे तो 150 शब्द हो गए? इसलिए हम जस्ट लिख देंगे। नहीं, तो उसको डिस्क्राइब करोगे। ऐसे ऐसे होता है। ये ऐसे भाई लिखा प्रॉफिट एंड लॉस with the help of double entry system. First of all we prepare the journal entry, pass the journal entry, then we prepare the ledger and trial balance. With the help of trial balance we prepare the trading and profit and loss to know the प्रॉफिट एंड लॉस। पूरी प्रोसेस जो तुमने की है। पहले जर्नल बनाया था, लेजर बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो बीच में कुछ नहीं किया। ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट टू नो द एसेट एंड लायबिलिटी, एंड व्हेन वी प्रिपेयर द ट्रायल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वी नो द डेटर एंड क्रेडिटर। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से एक्सपेंस और इनकम का पता चल जाता है। बात समझ में आ रही है? ना वाली हाँ कि हाँ वाली ना? ना कई बार लोग टीचर पूछता समझ में आया? हाँ सर। हाँ बोले कि ना बोले यही वाले बोलते हैं। नहीं यार ये सर आ गया। समझ में आया? हाँ सर। ऐसे ही चलता है सर नहीं हमें नहीं आ डिसएडवांटेज, डबल एंट्री सिस्टम का नुकसान क्या है? एक्शन खर्चीला है, टाइम कंज्यूमिंग है ना? एरर होने की संभावना ज्यादा है, लेंदी सिस्टम है ना? कैसे? एक्सपेंसिव क्यों है? जर्नल का अलग रजिस्टर, लेजर का अलग रजिस्टर, सबका अलग अलग हिसाब है ना? तो उसको बनाने के लिए कर्मचारी भी तो रखेंगे, तो खर्चीला हो गया। एक्सपेंसिव, लेंदी क्यों है? ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट तो पंचायत का लेंदी ना हो गया, मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है। फिर एरर होने की संभावना क्यों है? क्योंकि कई स्टेप्स हैं, किसी भी स्टेप में गलती हुई तो आगे का पूरा कार्यक्रम खत्म। तो ढूंढते रहो कहाँ गलती हुई। भाई जनरल सही हुआ, लेजर सही हुआ, ट्रायल बैलेंस गलत बन गया। जब ट्रायल बैलेंस गलत बन गया तो फाइनल अकाउंट गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? भाई मान लो ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हो, समझना मेरी बात। बोलो कुछ ट्रायल बैलेंस में सर गलती कैसे हो सकती है? डीआर है, एसीआर है, हमने यहाँ रेंट लिखा, हमको लिखना था 1000, हमने यहाँ 10,000 लिख दिया, तो टोटल में फर्क आएगा 9,000 का? लेकिन नहीं आएगा। हमने लिखा कमीशन रिसीव और यहाँ लिखना था हमको 1000, यहाँ भी 10,000 लिख। ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया ना? जब ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो तुमको लगेगा ट्रायल बैलेंस तो सही है,
और जब प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो रेंट में रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरफ लिख दोगे तुम 10,000 रेंट और इस तरफ लिख दो कमीशन 10, तो नेट प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा कि ना पड़ेगा? पेपर आ जाए ज्यादा पड़ेगा। फर्क पड़ जाएगा ना, चला जाएगा। क्योंकि अभी तो नेट जीपी नहीं लिखा ना, फर्क तो पड़ जाएगा। लिखा होना चाहिए था 1000, सही होता। लेकिन यही गलती हो गई। अब ढूंढते रहो कहाँ गलती हुई, कि जनरल गलत हो गया, कि लेजर गलत हो गया, कि ट्रायल बैलेंस गलत हो गया। तो फाइंडिंग एरर इज डिफिकल्ट, गलतियां ढूंढना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि लेंदी है, लंबी प्रक्रिया है। ठीक है ना? और क्या इसमें? तो एरर के नाम लिख दिया है ना, और नॉट फुली एररलेस, पूरी तरह से त्रुटि मुक्त नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है। ना हो। ये आई तो ठीक है कहाँ? पता नहीं। नीचे से गायब, क्या बंद हो गया। बंद मारू छुट्टी, मेरी मम्मी को फोन लगा। कोई नहीं आया। ठीक है ना? तो ये एरर होने की संभावना इसमें ज्यादा। अब जैसे अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम, जो तुम्हारे लास्ट चैप्टर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, उसमें टैली, ठीक है? तो तुम लोग इतनी लंबी प्रोसेस करते हो ना, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब हमारे टैली में 2 ही काम होते हैं, पहले लेजर बनता है फिर जर्नल होता है, उल्टा। पहले लेजर मतलब फिर जनरल। अब लेजर को 28 ग्रुप में डाला जाता है। 28 ग्रुप कहाँ से बनते हैं? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट से 28 ग्रुप निकलते हैं। हर ग्रुप का आइटम फिक्स है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चे लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ जो खर्चे लिखोगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, तो यहाँ जो खर्चे लिखोगे वो कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ जो खर्चे लिखोगे वो कहलाएंगे, ठीक है ना? अब मान लो वेजेस यहाँ आना चाहिए ना, तो वेजेस का जब लेजर बनेगा तो उसको किस ग्रुप में डालेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में। लेकिन तुमने गलती से कहाँ डाल दिया? तो नेट प्रॉफिट तो तुम्हारा सेम आएगा, क्योंकि चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, घटेगा तो भाई, बात वही है। लेकिन जीपी गलत आएगा, जीपी एनपी आ जाएगा। फिर आगे का कैसे करेंगे जब जीपी नहीं आएगा तो? जीपी मान लो 10,000 ज्यादा आ गया, 10,000 यहाँ ज्यादा रहेगा तो 10,000 यहाँ घट गया ना वेजेस को ईयर के नाम से, क्योंकि वो खर्चा कहाँ शो करेगा टैली? यहाँ नहीं, यहाँ घट तो जाएगा ही ना, तो नेट प्रॉफिट सेम आएगा। नहीं समझ में आ रहा कैसे सेम आएगा? उधर माइनस से चलते हाँ। बात वही है। और जीपी गड़बड़ होगा, जीपी ना आएगा। जीपी कम हो जाएगा। जीपी दूसरा आ जाएगा, एक माइनस नहीं वो। 10,000 ज्यादा, क्योंकि वहाँ खर्चा लिखा नहीं, माइनस। ठीक है ना? अब ध्यान दो, हुआ क्या? एररलेस की बात कर रहा हूँ। क्यों एररलेस नहीं है? अगर यही गलती हो गई, बाकी का तो टैली खुद ब खुद बना रहा है ना, वो सब गलत अपने आप ही कर देगा, क्योंकि तुमने उसको गलत बताया, सब ग्रुप गलत कर दिया, उसने सब निपटा दिया। तो कोई भी सिस्टम 100% एररलेस नहीं होता, एरर होगा। द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू डू द मिस्टेक, आदमी का स्वभाव है वो गलती करेगा। फैक्टर इंपॉर्टेंट ये है कि उन गलतियों को सुधारा कैसे और कितनी जल्दी उनको पकड़ लिया जाए। भाई तुम अपने घर में देख लेना, मम्मी कितने सालों से खाना बना रही है, ठीक है ना, पर फिर भी उनका हफ्ते या महीने में एक बार हाथ तो जलता है, या हफ्ते में या महीने में एक बार तेल का छींटा तो पड़ जाता है। क्यों? द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू डू मिस्टेक, चूक हो ही जाती। उससे बचने का तरीका क्या है? आपके किचन में कोलगेट रखा हुआ, या कोलगेट ऐसी जगह रखा होगा जहां तक से पहुंच जाओ, क्योंकि मम्मी सबसे पहले क्या लगाती है? कोलगेट। ठंडा नहीं लगता है। समझ में आ रही बात? तो एरर से बचने का जुगाड़ बनाना पड़ता है। गलती तो हो गई करेगी, मालूम महीने में एक आध बार तो होने है ना,
तो उससे बचना पड़ता। तो ये हो गए उसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशन। चलो बिजनेस स्टडी में आए, चलो इसी को कंप्लीट करो आज। चलो अगला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो कितने प्रकार के अकाउंट बताए गए जल्दी बताओ। तो बताने में तो नहीं, पढ़ चुके हैं अपन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। चलिए चैप्टर समाप्त। स्टेजेस ऑफ अकाउंट, स्टेजेस ऑफ अकाउंट ये भी तो बताया था। हाँ क्या बताया था? रिकॉर्ड करेंगे, क्या स्टेजेस बताई थी? रिकॉर्ड करेंगे, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। पहले आइडेंटिफाई किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर फैलाया, फिर समेटा, एनालाइज किया, अब बताया। ठीक है ना। अगला चैप्टर क्या है, जर्नल एंट्री। व्हाट मीन बाय जर्नल, जर्नल का क्या मतलब है बताओ। फर्स्ट स्टेप्स ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज जर्नल। ये बोलेंगे ना, सिंपल सिंपल। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसे डबल एंट्री सिस्टम पे लिखना या लिखने की प्रक्रिया को जर्नल कहते हैं। फॉर्म ऑफ जर्नल, देयर आर 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, LF, DR अमाउंट, CR अमाउंट। ठीक है ना। 3 नंबर में आ जाए तो प्रोफार्मा ही बना देना, और 4 नंबर में आ जाए तो उनको डिस्क्राइब भी कर देना। डेट, इन दिस कॉलम वी रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इन दिस कॉलम वी रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर, इन दिस कॉलम वी रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। LF, in this column we record the ledger page number या ledger folio. DR amount and CR amount, in these 2 columns we record the amount of debit side and amount of credit side. जितना मैंने बोला ना, इसके शब्द गिनोगे तो तुम्हारे 150 शब्द हो गए। उसको बना के फिर डिस्क्राइब करना अच्छे से। भाई कॉलम बनाओ, पहले तो जर्नल एंट्री क्या है वो लिखोगे, फिर फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, फॉर्मेट बनाओगे, फिर लिखोगे उसमें जो कॉलम होता है। फॉलोइंग कॉलम्स आर, नंबर 1 डेट, डबल डॉट। डेट में क्या लिखते हैं, टीचर को मालूम है डेट में डेटा लिखते हैं, लेकिन आप काहे पूछो 4 नंबर में। अब पूछो तो झेलो। मतलब नंबर तो ना काटो। हाँ, नंबर तो ना काटो, हम लिख रहे हैं भाई। जो मन में आएगा वो लिखेंगे। हाँ, इन द डेट कॉलम वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ क्वेश्चन में आएगा डेट। इसी काल से लिखेंगे। ठीक है ना। ये हो गया। अब फिर वही पंचायत, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, सिग्निफिकेंस, नीड, वो मिल गया। वो नीड बोल रहे थे ना, नहीं नेसेसिटी। अरे नेसेसरी और नीड वही ना हुआ, जरूरत। हाँ? एक मिला नया सिग्निफिकेंस और एक मिला नीड। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हर नामों से बुलाया जा सकता है इसको। इसलिए तो हमारे नाम नहीं देते इसका हाँ? नाम है। नहीं, मेरे से ज्यादा है। चल आपको मेरे हर साल एक नया नाम पड़ा। कौन देखता है? कॉलेज वाले लड़के वो जरूर, ये तो हमारे टीचरों का भी नाम है फिर। वो तो बहुत तरीके से चल रहा है। और लड़के सोचते हैं पता नहीं चलता। क्या होता है, सब सब पता पता चल जाता है टीचरों को। नहीं, हम लोग क्या बजे करते चले। हमारे थोड़ा सा टाना दे के बता देते हैं ऐसे ऐसे। जैसे तुम लोगों में से किसी ने बताया था कि इस कॉलेज में नया नाम का रखा गया है। आज इसका मूड क्या खराब हो रहा है। क्या रखा था? नंबर आएगा ऊपर में 2 होगा। क्या रखा है नाम? आपका रखे, अच्छा नाम रखे ना, कल पूछ कर बताऊंगा। अच्छा मेरे घर में कोई आया था, वो आपको जानते हैं, अग्रवाल है। आपके रिलेटिव है क्या? उनका नाम बताओ तुम था क्या? रश्मि अग्रवाल का नाम है, वो आपको बहुत अच्छे जानते हैं। रश्मि अग्रवाल जिनके यहाँ उनका काम होता है कपड़े उसको फैंसी ड्रेस का। हाँ ऐसा, हाँ वही वही बुआ है। वही बता रही थी, बट आपको किसी और नाम से बताया मुझे। हाँ ऐसा ही कुछ, मेरे को समथिंग याद नहीं था।
चलो मुद्दे पे आते हैं। तो अब इसके डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं या क्या सिग्निफिकेंस है या क्या नीड है ना, या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसके भी वही हैं पर लिखे दूसरे तरीके से हैं। पढ़ो क्या लिखे। पहला ये देखो आसान है। देखो अब अच्छाई बतानी है, बुराई वहां बता ली, लेंदी है, ये है, वो है, ता। अब अच्छाई आसान है, कम नॉलेज की जरूरत है, सारी डिटेल सामने आ जाती है ना, सब कुछ अलग अलग है इसलिए ढूंढना आसान है ना, तो सबूत का काम करता है, गवर्नमेंट इसको मानती है, टैक्स निकालना आसान है, टैक्स चुकाना आसान है, यानी सब अब आसान हो गया क्योंकि हमको एडवांटेज बताना है। जैसे मेरे को उसकी बड़ाई बतानी है क्योंकि मेरे इससे फायदा होने वाला है, नंबर मिलेगा, तो मैं बड़ाई बताऊंगा। तो मेरा इससे काम निकल गया तो बुराई बताऊंगा, है ना, क्योंकि बुराई भी बहुत है, अच्छा है, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से क्या क्या है। पहला इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ एस्पेक्ट, हमको दोनों तरफ की जानकारी मिल जाती है, डीआर की भी और सीआर की भी। इजी अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आया था। 3 तो रूल है, रिसीवर गिवर कम को एक्सप्रेसिंग कम। कोई महाभारत नहीं है, मैथ के जैसे कि हर चैप्टर में अलग नियम, हर क्वेश्चन में नया नियम आ जाता है। सही बात, हमारा लड़के बोलता है बोले ये क्या नाटक है, पता नहीं चलता कौन सा पढ़ा ये है, ठीक है ना। बोलता अब आपने ये हटाया, यहाँ लिखा ये इसको कर दिया, फिर ये जीरो गायब हो गया। ये अच्छी बात है। फिर बताओगे उसको कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो पापा एक के बगल में जीरो लगा देते तो 10 गुना गायब हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं है, बहुत पंचायत मैथ्स में ये बात तो सही है ना। फिर वो ऐसे पूछेगा पापा ये अगर लिखा है तो उसको ये काहे लिख दिए हैं, और उसको पॉइंट बोलते रहो। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ो, अपने आप को समझ में आ जाने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग को याद कराया गया था, लाल बटे कक्का। हाँ, वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूगा, ब्राजील, हिंदुस्तान, हरा भरा। मैंने भी याद किया था ऐसे कुछ। मैं अपना एबीसीडी किसने घुसा दिया। चलो तब से तो नंबर इजी अंडरस्टैंडिंग है। फिर फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेस, क्योंकि ये अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हो ये पहली अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल। इसके बाद आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो 150 प्रकार की अकाउंटिंग निकल के आएगी। जैसे डॉक्टरी मतलब डॉक्टरी सब पढ़ाया जाएगा एमबीबीएस में, फिर एमएस में अलग अलग काहे का एक्सपर्ट बनना है बताओ। जैसे एमबीए 150 फील्ड से होता है, लेकिन अपने यहाँ लोग 3 जानते हैं, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग। लेकिन MBA एग्रीकल्चर भी होता है, MBA ब्यूटिशियन भी होता है, MBA फंड मैनेजमेंट भी होता है, MBA रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, MBA फायर मैनेजमेंट भी होता है, MBA केमिकल मैनेजमेंट भी होता है। तो उस स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, आप उसी फील्ड का एक्सपर्ट बनते हैं, तो आप उस फील्ड में आराम से जाकर काम कर सकते हैं। जैसे MBA फूड टेक्नोलॉजी एक नया आने वाला है, मालूम है क्या, प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी। ये क्या है, सवाल कैसे पूछ लिया, सवाल पूछना भी एक टेक्नोलॉजी है। हम आपसे किस प्रकार से सवाल पूछे कि एग्जैक्ट जवाब मिले। मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट क्वालिटीज आर नीडेड टू क्रैक द 12th, 12वीं पास होने के लिए क्या होना जरूरी है, ठीक। तो एक सामान्य बातें आप बताओ। अब मैंने घुमा दिया, तुम्हारे हिसाब से तुमको 12वीं पास होने के लिए क्या चीजें करना जरूरी है, तो तुम अब अपने हिसाब से बताओगे ना। सवाल पूछना भी एक तरीका है, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी। जब से AI आया है ना, तब से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फोर्स बढ़ गया। एग्जैक्ट सवाल पूछोगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, जनरल सवाल पूछोगे तो जनरल रिजल्ट मिलेगा। व्हाट इज द रूल ऑफ सक्सेस, सामान्य आ जाएंगे। एक टाइम टेबल बनाओ, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, हाउ टू क्रैक द कैट, उसके हिसाब से आएगा। दोनों में अंतर होगा, है ना। डेली रूटीन,
सिंपल आएगा। डेली रूटीन फॉर प्रैक्टिसिंग क्रिकेट अलग आएगा, डेली रूटीन फॉर प्रैक्टिसिंग फुटबॉल अलग आएगा, डेली रूटीन ऑफ स्टडी अलग आएगा। बहुत अच्छा। पूछने का तरीका बदल गया ना, Yes, sir. तो आंसर बदल गया। Google. ठीक है ना, तो ये अलग अलग फील्ड है। तो इसमें क्या है, ये आसान फील्ड है। आज मैंने स्नैपचैट के ऐसे पूछा तो बताया था। जवाब फिर? क्या था? नहीं पूरा टाइम टेबल इजी इन पोस्टिंग, मैनेज कैसे करूं टाइम। इजी इन पोस्टिंग आसान है। जर्नल से लेजर में, सब अब देखो पहले जर्नल की बात हुई थी, अब लेजर की बात हुई। फिर ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, वाउचर की बात हुई। वाउचर क्या होता है? एविडेंस ऑफ एविडेंस, है ना। फिर लेस चेंजेस ऑफ एरर, यानी गलतियां होने की संभावना कम। फिर लेस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, सामान्य पढ़ा लिखा आदमी भी काम कर सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल ट्रांजेक्शन को अलग से रिकॉर्ड किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मींस विवाद। डिस्प्यूट का मतलब विवाद विवाद, विवाद मतलब तो जानते हो, है ना भाई। क्या तुम मेरे को की दी हो कि नहीं दी? वही क्या विवाद हो गया ना हफ्ते में यार। अब तुम्हारे जवाब क्या है? दिए तो थे, कैसे पूछ रहे हैं? हम बोला नहीं दिए, बोले नहीं सर दिए, हो गया झगड़ा। लेकिन अगर रिकॉर्ड होगा तो ना होगा तुम्हारे पास रसीद होगी तो प्रूफ है, है ना। तो अकाउंट आपको डिस्प्यूट को क्लियर करने में मदद करता है। भाई जैसे अनिल अंबानी मुकेश अंबानी बंटवारा हुआ, सोचो यहाँ छोटे से घर के बंटवारे में बवाल हो जाता है, वो करोड़ों अरबों खरबों का। करोड़ों तो किस आधार पे हुआ होगा? अकाउंट के आधार, बुक्स के आधार। तो भैया तुम बोल रहे हो हम ये वाली इंडस्ट्री लेंगे तो ये इंडस्ट्री की कीमत क्या है टोटल, उसका अकाउंट बताएगा। इस इंडस्ट्री की कीमत क्या है टोटल, ये है। तो भाई चलो तुमको 30,000 करोड़ का मिला तो उसको भी 30,000 करोड़ का मिला। अब हो सकता है इसको 30,000 करोड़ में एक ही फैक्ट्री मिले, उसको हो सकता है 4 तो मिल जाए, 4,000 2,000 3,000 करोड़ की है। बहुत फायदे हैं ना सर। 4-5 तो मिल गया आपने इस बार। इक्वल तो है दोनों का। भाई ये अल्लाह मचाएगा ना, इसको 4 तो फैक्ट्री दे रहे हो, मेरे को 1 दे रहे हो, हो होगा डिस्प्यूट। कैसे क्लियर होगा? अमाउंट अमाउंट अकाउंट से बताएगा ना। भैया तुम्हारे पास 1 जो है वो आती है हम चीटी 30,000 करोड़ की है, हम चीटी बैठे हैं। हैं? उसको तो बेचारे को चिंदी दिए चुट 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 रहा है, उसको तो उसको फैक्ट्री को बड़ा करना पड़ेगा। तुमको तो पका पका पेड़ दे दिए, अभी आमा तोड़ो खा लो, वो तो अभी पालेगा पोसेगा। पेड़ लाओ कैसे गिरेगा? बात समझ में आ रही है? तो अकाउंट डिस्प्यूट को क्लियर करने का काम। फिर एविडेंस फॉर ऑडिट। ऑडिट क्या होती है? आवाज ना बनती है। अभी आज 12th में बात, पिछले बैच में बात हो रही थी तुम लोगों की कि तुम लोग 11th में हो, तुम लोगों को बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते होंगे जिसको तुम लोग इग्नोर कर देते हो। नहीं सब बजट लेते हुए बताते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे मैं बोल दिया हाँ तो फिर उसको स्किप हो जाता है। उसकी बोल जाता है ना। आपको ये आदत होनी चाहिए कि कोई नया शब्द आता है उसका मतलब उसको पूछो। एविडेंस का मतलब मालूम है, ऑडिट का मतलब जांच, वेरिफिकेशन। ऑडिट हो रहा है कि जो लिखा है वो सही लिखा है कि गलत। अगर मैंने लिखा बिजली का बिल जमा किया 3,225 रुपया, तो मेरे पास 3,225 की उसी डेट की रसीद होनी। जब रसीद दिखेगी मैं टिक मारूंगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑडिट, कि जांच हुई। तो जांच के समय सबूत का काम कौन कर रहा है? रिसिप्ट, योर अकाउंट, जो तुमने लिखा है उसकी जांच होगी। तो ये सब उसके क्या हो गए? सिग्निफिकेंस या एडवांटेज या मेरिट्स या एडवांटेज, ठीक है ना। और क्या है इसमें? जनरेटिव का प्रोफार्मा बताई दिया। रोल ऑफ रिकॉर्डिंग इन जाना वही पर्सनल वही सब वही। वही रूल आ गया। क्या बताना है? याद किया डिवीजन ऑफ गुड्स, सॉरी एक्सप्लेन द explanation of item
आइटम अरे वो तो एंट्री को एक्सप्लेन किया है, ऐसे कोई मतलब नहीं। डिवीजन ऑफ गुड्स बताया था ना, यस सर। परचेज, सेल्स, परचेज एंड स्टॉक। एक और स्टॉक के 2 टुकड़े, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के 3-3 टुकड़े। हाँ नहीं सर। हाँ, कौन से 3 टुकड़े थे? स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के भी 3, क्लोजिंग स्टॉक के भी 3। स्टॉक के तो 2 हुए, यस सर। ओपनिंग और क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में भी 3 है, ओपनिंग में भी 3 है। यस सर। कौन से हैं? अभी याद आएगा, धूल हटेगी ना दिमाग में, धूल बच गई है। स्टॉक, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ओपनिंग, क्लोजिंग। क्या याद आ रहा है? रॉ मटेरियल याद आया थोड़ा थोड़ा? बताया था कुछ? लेबर। रॉ मटेरियल मतलब बचा कुछ नहीं होता, सामान को सामान बनाने में काम। सामान को बनाने के लिए जो माल चाहिए वो है रॉ मटेरियल। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, लेबर। रॉ मटेरियल। सरमाइका चाहिए, सोफा बना रहे हो तो सोफा बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो सोफा भी चाहिए। वो फोम, कपड़ा, धागा, गोंद, बनाने वाला। रॉ मटेरियल। वो तो अच्छा, आदमी को रॉ मटेरियल, लेबर वो रॉ मटेरियल, तो फिर क्या करेगा? ठीक। अगला होता है वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बना माल। इसी को बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। लिखा है बुक में, मैं अंडरलाइन करवाता हूँ। सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी वो माल जो आधा बना है। जैसे टेबल, सोफा बना, इसका फ्रेम बन गया है, बीच सीट नहीं लगी, या सीट बन गई है, सिली नहीं है सीट, खाली कपड़ा काट काट के रख दिए 500 पीस में। तो इकट्ठा मशीन उठाएंगे, सब मशीन मारेंगे, तो इकट्ठा उठाएंगे, 500 सोफा रखे हैं, लगाएंगे, ठोक डालेंगे एक साथ। तो वो क्या है? सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है। एंड लास्ट फिनिश्ड गुड्स यानी वो जो माल बन के तैयार हो गया। अब ये ओपनिंग में भी हो सकता है, क्लोजिंग में भी हो सकता है। 31 मार्च को जो माल रॉ मटेरियल पड़ा है, आधा बना पड़ा है, अब बन के तैयार पड़ा है। ठीक। अब ये है काम। यहाँ नहीं लिखा क्या? एक जगह और लिखा था ना, स्टॉक पीछे नहीं, नहीं दिया, पीछे वाले स्टॉक जहाँ वो समझाया। बुक में दिया था। अरे जहाँ स्टॉक समझाया था, जब अलग अलग आइटम थे ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन ये वो काम, जहाँ सबके बारे में अलग अलग चीज़। क्या बोलेंगे पेज नंबर? क्लोजिंग। ये देखो लिखा स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। हाँ, ये तीनों दिए हैं। 19 नंबर में इसके टाइप्स दिए दिए। यस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर 3 टाइप। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों 3 प्रकार के होते हैं, और फिनिश है ना। ठीक। और उसने यहाँ दोबारा नहीं लिखा। एक बार दे दीजिए। अब ये क्लियर हुआ, बाकी आज के लिए बहुत हाँ, जनरल एंट्री के कोई भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अपने दिमाग बना लो, छोटे वाले, जिसमें 7-8 से ज्यादा ना हो। 8 से ज्यादा एंट्री ना हो। हाँ, 8 से ज्यादा एंट्री ना हो, क्योंकि 8 से ऊपर की एंट्री का ना देंगे। आधा नंबर की एक एंट्री। 4 नंबर का वही मैं ढूंढता था।
2.7 नहीं लिखा है। सब आगे पीछे लिखा है, आगे पीछे लिखा है। 2.7 तो लिखना है। ब्रेन कटा हुआ है इतना। क्या हो गया? टेंशन हो गया तो मेरा नहीं आया तेरे को। तो था तो पर था नहीं।